हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की जो वीडियो है इसमें भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो फेडरलिज्म के चल रहे थे हमारे क्लास जो 10th है, मैंने आपको बताया था क्योंकि टर्म 1 आने ही वाला है। मिड ऑफ अक्टूबर में एक आ चुका है नोटिस कि इसके मिड ऑफ अक्टूबर मतलब कि 15 अक्टूबर समथिंग के अप्रॉक्स हो सकता है कि आपके टर्म 1 शुरू हो जाए और जो है नवंबर तक फिनिश हो जाए। पर फिर भी चलो थोड़ा अगर डिले भी होता है तो आप ये अपनी प्रिपरेशन रखें, इसलिए मैंने जो है ये सीरीज़ शुरू किया है। इसका जो पार्ट 1 है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अब इसका हम जो है पार्ट 2 कवर करेंगे फेडरलिज्म के। और इसी तरह से आपको साइंस का, मैथ का और जो ये तो मैं अभी आपको सिविक्स का करा रही हूँ, ऐसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ज्योग्राफी का, सबके आपको मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि कम से कम इस पर 1000 व्यू हो पाए। समझ में आ रहा है आपको? जितना ज़्यादा आपका व्यूज़ मेरे को मिलेगा उतना ज़्यादा मेरे को थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जो है इसमें क्वेश्चंस को कवर कर पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए, Dash is a system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country। तो देखिए, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिवीज़न किसके अंदर होता है? आपका फेडरलिज्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेडरलिज्म हमारा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड बोला हुआ है, हाउ मेनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट डज द फेडरलिज्म यूजुअली हैव। देखिए, वैसे तो हमने पढ़ा है कि 3 होते हैं, जैसे सेंट्रल हो गया है, फिर स्टेट हो गया है, फिर लोकल गवर्नमेंट हो गया। बट अगर जनरल फॉर्म में बोले तो 2 लेवल गवर्नमेंट हमारे पास, दैट इज सेंट्रल एंड जो है स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस, वीडियो कैसी लग रही है, इसमें से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो? कोशिश करो कि आप क्वेश्चन खुद से ही करने की कोशिश करो और जब आपसे नहीं आता तब आप इस आंसर को चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कंट्रीज हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। बोलते हैं ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती हैं। ठीक है, दैट इज़ 25। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट डैश ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू। तो बोला है कि जो फेडरल सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर कर सकती है क्या स्टेट गवर्नमेंट को? तो कर सकती है। पहला पूछा है कैन नॉट, मे या ए बी। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है कभी भी उसको ऑर्डर नहीं कर सकती। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है, कैन नॉट आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच। स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अपनी खुद की पावर है, किसके लिए? इज़ आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, इज़ नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, इज़ आंसरेबल टू द पीपल, और बी और सी, मतलब कि ये पहला और दूसरा और तीसरा। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल सेंट्रल को नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, पीपल को आंसरेबल है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही होगा, इसका मतलब कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, है ना, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक मैटर। तो ये जुरिडिक्शन में कि मतलब देखो, नंबर ऑफ पीपल्स तो वही है कंट्री में, लेकिन अगर हम बात करें जो दायरा है वो अलग अलग हो जाता है। स्टेट का आप मान लीजिए अपने स्टेट तक रहेगा और सेंट्रल का पूरी कंट्री तक रहेगा। तो मतलब वही बता रहा है कि सेम नंबर ऑफ पीपल्स होंगे लेकिन उनकी जो जुरिडिक्शन है वो क्या है, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैन द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना है आपने, ठीक है, तो क्या अकेला सेंट्रल अपने बिहाफ में चेंज कर सकता है विदाउट आस्किंग स्टेट से कोई कंसर्न वगैरह कुछ करे बिना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको देख लेते हैं, नो। इसका आंसर कितना आ जाएगा? नो आ जाएगा। आंसर विल बी नो। ठीक है, तो जो है यस, ए भी देखिए, हाँ, ये बात सही है कि कुछ जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोविज़न है तो उसमें पॉसिबल है। तो ए और सी वाला जो है वो ऑप्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर नो ही आएगा आपका, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कैन नॉट come together of their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federalisms are practiced by which country? तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो फेडरलिज्म है उसमें 2 तरह के हैं। एक तो होता है कमिंग टुगेदर
और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि बस इतना क्वेश्चन को आप याद रखो ना रखो, बस क्वेश्चन की इस लाइन देखो, पूछ रहा है कि किस तरह की, इनमें से किस तरह की गवर्नमेंट है जो किस में आ जाएगी, कमिंग टुगेदर में आ जाएगी। तो देखिए कमिंग टुगेदर में आपके पास आ जाएगा USA, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड to divide its power between the constituent states and national government. It is called holding together federation. Which countries practice this system? बोलता है कि देखिए होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो स्टेट है और सेंट्रल के बीच का जो पावर है वो डिवीज़न हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो बेसिकली किसको फॉलो करती है, होल्डिंग टुगेदर को करती है? तो दैट इज़ इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि विच वन कम्स अंडर यूनियन लिस्ट इन इंडिया। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है बेसिकली। एक होती है आपके पास यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, और चौथी भी होती है दैट इज़ रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आइटम है जो कि क्या है आपकी यूनियन लिस्ट में आएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारी किस में आएगी, यूनियन में। तो स्टेट की अपनी पुलिस होती है तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेड वगैरह तो कर सकते हैं, तो ये क्या है, बैंकिंग जो है बेसिकली, बैंकिंग किस लेवल पे आ जाएगा आपका, सेंट्रल लेवल पे। तो मतलब सेंट्रल लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है, यूनियन लिस्ट में मतलब। नेक्स्ट देखिए विच वन कम अंडर द स्टेट लिस्ट इन इंडिया। स्टेट लिस्ट में तो देखो डिफेंस तो नहीं आएगा क्योंकि वो सेंट्रल का सब्जेक्ट है। अभी करेंसी बताया आपको, कम्युनिकेशन भी नहीं आएगा, पॉलिसी आ जाएगी, सॉरी पुलिस आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ऑन विच। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 इसे शेयर करिए ताकि 1000 व्यू तो एटलीस्ट इस पर हो, ठीक है। आप कोशिश करिए कि 1000 व्यू, आपकी वजह से ये चैनल जो है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से मुझे जो है सपोर्ट करें। एक बार 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है। नेक्स्ट बोला हुआ है ऑन विच जो है गिवन सब्जेक्ट कैन बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ। कि मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है, मतलब कह सकते हो सब्जेक्ट है, जैसे बताया ना जो लिस्ट होती है हमारे पास, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेसिडुअरी लिस्ट है। तो ऐसा पूछा गया आपसे कि कौन सा ऐसा मतलब टॉपिक है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, जिसपे कि स्टेट और यूनियन दोनों ही क्या है मतलब वो बना सकते हैं, डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। तो दैट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे व्हाट इज़ मीन बाय रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो मैंने बताया था कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि ना यूनियन में, स्टेट में या कॉन्करेंट में आएंगे वो सारे रेसिड्यू में आ जाएंगे। तो ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा, जो है सब्जेक्ट विच आर नॉट अंडर एनी लिस्ट, जो किसी लिस्ट में, वो पहले 3 जो लिस्ट है उसमें से किसी में नहीं आएंगे, दैट विल कम अंडर रेसिडुअरी लिस्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्ट अंडर द रेसिडुअरी लिस्ट। कहा है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कि जो रेसिडुअरी लिस्ट में आएगा। तो करेंसी अभी मैंने बताया यूनियन लिस्ट में आएगा तो ये नहीं आएगा। एग्रीकल्चर आपको पता है कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। कॉमर्स भी नहीं आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, दैट इज जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपके पास, स्टेट सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर अंडर द central provision of the Constitution of India Article 371. Under which context do they get these provision? कहते हैं कि किस, देखिए जो असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इसको ना कुछ स्पेशल पावर्स मिल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल कौन सा है, 371। तो पूछा गया है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। तो दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, ठीक है, जो देश में रहने वाले जो लोग हैं, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का मतलब क्या है आपका क्वेश्चन, कहता है गिव वन फीचर ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का एक फीचर बता देना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल पावर इन द रनिंग दिस एरिया। देखिए जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, इसमें और स्टेट में क्या डिफरेंस है। स्टेट के पास जो है अपनी पावर होती है, उसकी अपनी पुलिस होती है, समझ में। लेकिन यूटी की अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो इनकी अपनी कोई भी आप कह सकते हो खुद की कोई पावर, मतलब कि आप कह सकते हो पुलिस वगैरह नहीं होती। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो इसका पूरा का पूरा देख रेख करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे, जैसे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, आप दमन द्वीप की बात कर लीजिए, आप जो है चंडीगढ़ की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे जितनी भी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पुलिस है, वो बेसिकली किसकी यहाँ पे रहने वाली है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है। तो यही बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, स्पेशल पावर होती है एक तरह से, कि ताकि वो इस एरिया को क्या है, रन कर पाए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
बिल्कुल सही बात कही है कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है, पूरे देश में दो डिवीज़न है, एक तो स्टेट और एक है सेंट्रल में, ठीक है। तीसरा भी होता है, हम उसकी बात नहीं करें, सिर्फ मेन की बात करें तो देखिए पूछा गया है द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन change this arrangement. Any change to it has to first pass by both the house of the parliament with at least majority. तो देखिए जब भी कभी, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, होता क्या है, कभी भी कोई बहुत मेजर चेंजेस करने या कोई एक्ट वगैरह लाना है तो आप पता है या बिल वगैरह लाना है तो पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है। और हम कब कहेंगे कि ये यहाँ से बिल पास हो गया है, जब यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, जितनी मतलब सीट्स हैं उसमें 2/3 लोग क्या कर दे, इसमें जो लोग हैं उसमें से 2/3 लोग क्या कर दे, बिल को पास कर दे। एग्जाम्पल के तौर में बताइए, जैसे कि मान लीजिए आपका 27 है तो 27 का 2/3 निकालिए ना आप लोग, 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9 2 से कितना 18, मतलब कम से कम 18 लोग तो इसको क्या है अपना हाँ कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आप कहोगे कि यहाँ पे क्या है, ये बिल लोकसभा से पास हो गया। इसी से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी डिस्कशन होता है, उसके बाद यहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी से बिल क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए, और तब जाके आप कहोगे कि हाँ भैया ये यहाँ से पास हो गया। तो ये पूछा गया था कि कोई भी चेंज लाने के लिए दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो होते हैं, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब कि राज्यसभा और जो लोकसभा होती है उसमें से कितने मतलब मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, दैट इज 2/3 मेजोरिटी से। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द क्रिएशन ऑफ डैश वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो देखिए सबसे पहला जो अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है उसमें सबसे पहला जो टेस्ट किया था वो हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट पर। और ये भी आप याद रखिएगा जो आंध्र प्रदेश है फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था, ठीक है। आगे चल देते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ऑन विच बेसिस वर द स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड क्रिएटेड। ये तीनों जो स्टेट है वो किस बेसिस पे क्रिएट किए गए हैं, वो उनके कल्चर के और उसके एथनिसिटी के बेस पे क्या किया है, इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ अबाउट %% ऑफ इंडिया, कि इंडिया की कितने प्रतिशत जो है लोगों के लिए मदर टंग है हिंदी लैंग्वेज, तो दैट इज़ 40%, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिसाइड हिंदी, मतलब हिंदी के अलावा देयर आर डैश अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो येस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन यू कि टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम क्या कर रखा है, शेड्यूल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दैट इज, देखिए हिंदी एक निकल गया इसमें से, तो कितनी बचेगी 1 माइनस, तो 21, तो 21 लैंग्वेजेस और रह जाती जो कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे कि शेड्यूल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज when was the beginning of the era of coalition government at the central which lead to the new culture of the power sharing and respect the autonomy of the state government। ये कब स्टार्ट किया गया था, बोलता है कोलिएशन गवर्नमेंट। देखिए कोलिएशन गवर्नमेंट की मैं आपको बात बता दूँ, होता है क्या है, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, और जब इलेक्शन हुआ उस टाइम पे क्या 3 पार्टी थी, मतलब मान लीजिए 3 पार्टीज थी, और हमेशा क्या होता है मेजॉरिटी की सरकार बनती है। पर मान लो कि किसी को टोटल जैसे 550 सीट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए, और मेजॉरिटी के लिए मान लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि 250 सीट्स चाहिए थी, लेकिन मान लीजिए इसको 248 ही आई है, इसको कुछ 30 आ गए, इसको क्या है 43 आ गया, ऐसा कुछ मान लीजिए। तो अगर इसको ये मेजॉरिटी में जा सकती है, लेकिन इसको कितनी की कमी है, 2 की कमी है कि नहीं है, तो अगर इसको 2 की कमी है तो क्या कर सकती है, किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, और इसी को क्या कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। कि मतलब जब कभी एक पार्टी को क्या है कंप्लीट बहुमत नहीं मिलता है या मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, आप मान के चलिए, तो अगर किसी पार्टी को एक मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, किसी ना किसी गवर्नमेंट के साथ क्या कर लेगा, जो है कोलिएशन कर लेगा, या मान लीजिए गठबंधन कर लेगा, और इसी को क्या कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट कर लेंगे, कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। ये कब से आप देख रहे हो, 1990 से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास है द सेंसेक्स ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011, कि 2011 में क्या हुआ था, सेंसेक्स हुआ था, रिकॉर्डेड मोर देन डैश डिस्टिंक्ट लैंग्वेज विच पीपल मेंशन एज देन मदर टंग, तो दैट इज 1300, ठीक है। 1300 लैंग्वेज को क्या है जो है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज को क्या मेंशन किया गया था एज देयर मदर टंग, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कहा गया है इन द डेटा ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया
विच इज़ सेकेंड हाईएस्ट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीकिंग परसेंटेज आफ्टर हिंदी। कहा गया है कि शेड्यूल लैंग्वेज है और जो कि हमारे पास 22 लैंग्वेज है, पूरी 22 लैंग्वेज है। पूछा है कि हिंदी को छोड़कर दूसरी ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है या बोली जाने वाली लैंग्वेज है, दैट इज़ बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट देखिए कहते हैं कि एज फॉर इंग्लिश ओनली -% इंडियन रिकॉर्ड इट एज देयर मदर टंग। बोलता है कि इंग्लिश के कितने मतलब परसेंट लोग हैं जो इंडिया में उसको अपनी मदर टंग कंसिडर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, दैट इज़ 0.02%। ठीक है, तो आज हमने ये 25 क्वेश्चन रखे थे। तो आई होप जितने क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं, कल भी 15 क्वेश्चन थे, आप उसको भी मेरे चैनल पर विजिट करके बढ़िया देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसको शेयर करिए और आप जो है अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से बूस्ट करते रहिए। कल फिर इसी टाइम पे आपको जो है वीडियो फिर से मिल जाएगी। सो बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।